नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होगी विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमा गहमी की, कूटनीतिक दांवपेच की, सामाजिक उथल पुथल की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। कैटेलोनिया ने खुद को स्पेन से किया आजाद घोषित। स्पेन ने कैटेलोनिया सरकार को भंग कर राज्य में 21 दिसंबर को चुनाव कराने का किया ऐलान। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिला माओ जैसा दर्जा। संविधान में जिनपिंग का नाम और उनके विचार शामिल, दूसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने दोहरी नागरिकता के मामले में उप प्रधानमंत्री बॉर्नबॉय जॉयस और 4 अन्य नेताओं को किया अयोग्य करार। संविधान की धारा 44 के तहत फैसला। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के विस्तार को बनाया और मुश्किल। सत्यापन प्रक्रिया को किया सख्त। जांच के लिए साइट पर जाएंगे अमेरिकी अफसर। केन्या में विपक्ष के बहिष्कार और हिंसा के बीच राष्ट्रपति चुनाव में 35% से भी कम मतदान। अगस्त में हुए चुनाव में हुई थी 80% वोटिंग। स्पेन में राजनीतिक संकट चरम पर है। वर्षों से आजादी की मांग कर रहे प्रांत कैटेलोनिया ने खुद को स्पेन से आजाद घोषित कर दिया है। हालांकि स्पेन ने कैटेलोनिया को आजाद देश मानने से इनकार किया है और कैटेलोनिया की संसद भंग कर राज्य में 21 दिसंबर को चुनाव कराने का ऐलान किया है। कई लोगों की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। कई ने पीले रंग का झंडा लहराकर जश्न मनाया तो कई ने सड़कों पर नाचते गाते आजादी का लुत्फ उठाया। कैटेलोनिया की संसद द्वारा स्पेन से अलग होने के ऐलान के तुरंत बाद बार्सिलोना की गलियों में उत्साह दौड़ गया। शुक्रवार को कैटेलोनिया की संसद ने आजादी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 135 सदस्यों वाले सदन में प्रस्ताव के पक्ष में 70 और विरोध में 10 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के कई सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया। मतदान के बाद कैटेलोनिया ने स्पेन के संविधान को खारिज कर दिया। बार्सिलोना में जहां खुशी थी तो वहीं मैड्रिड में निराशा। वर्षों की लड़ाई के बाद हमने वो हासिल किया जो चाहते थे। मेरे लिए इसका मतलब आजादी है। मैं नहीं समझता ये मामले का हल है। ये विनाशकारी कदम है। वो लोग गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहे हैं। हालांकि स्पेन ने कैटेलोनिया को आजाद देश मानने से इनकार कर दिया है। स्पेन की सेनेट ने कैटेलोनिया में केंद्रीय शासन लगाने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री मारियानो रखोय ने कैटेलोनिया की संसद को भंग कर दिया है। रखोय ने कैटेलोनिया के नेता कार्लोस पुजिमोंट और उनकी कैबिनेट को भी बर्खास्त कर दिया और 21 दिसंबर को फिर से चुनाव कराए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा रखोय ने कैटेलोनिया के पुलिस प्रमुख को भी बर्खास्त कर दिया है। स्पेन एक गंभीर देश है और एक महान राष्ट्र है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कुछ लोग हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करें। स्पेन ने कैटेलोनिया के नेता कार्लोस पुजिमोंट के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है। इस मामले में 30 साल की सजा हो सकती है। बहरहाल मैड्रिड सरकार ने कैटेलोनिया का कामकाज अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। स्पेन ने कहा है कि वो कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा। कैटेलोनिया की पुलिस की जगह राष्ट्रीय पुलिस को तैनात किया गया है। जाहिर है ऐसे में टकराव बढ़ेगा। हालांकि कैटेलोनिया द्वारा आज़ादी की घोषणा सांकेतिक कदम है, क्योंकि स्पेन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इस कदम ने स्पेन के राजनीतिक संकट को 4 दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। मैड्रिड के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ गुस्सा सालों से उबल रहा था, जिसकी पराकाष्ठा इस साल 1 अक्टूबर को आज़ादी का जनमत संग्रह के रूप में सामने आई। अदालतों और केंद्रीय सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बावजूद मतदान हुआ और करीब 90% लोगों ने आजादी का पक्ष लिया। हालांकि सिर्फ 43% लोगों ने मतदान में भाग लिया। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने प्रधानमंत्री मार्क रूटे के नेतृत्व में नई सरकार को शपथ दिलाई। इसके साथ ही डच इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली गठबंधन वार्ता समाप्त हो गई। 15 मार्च को आए खंडित जनादेश के बाद 4 पार्टियों के बीच गठबंधन बनने में सफलता मिली। गठबंधन में रूटे का उदारवादी VVD, मध्यकालीन D66 और रूढ़िवादी ईसाई पार्टियों CDA और ईसाई संघ शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कद न सिर्फ पार्टी में बल्कि देश में भी काफी बढ़ गया है।
सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को तो मंजूरी दी ही, इसके साथ ही उनका नाम और विचारधारा भी शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया। इसके साथ ही पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति का चेहरा भी पूरी तरह से बदल गया है, जिसमें 5 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट, नारों की गूंज, सम्मान में खड़े होकर अपने नेता का स्वागत। ये तस्वीर है विशाल ग्रेट हॉल ऑफ चाइना की, जहां चीन में इस दौर के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले नेता राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगाई गई। जिनपिंग के नाम का ऐलान होते ही हॉल जश्न के माहौल में डूब गया। जिनपिंग को 2022 तक देश की कमान जरूर सौंप दी गई, लेकिन चीन की सर्वशक्तिमान पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। 7 सदस्यीय इस समिति में जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कशियांग के अतिरिक्त 5 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि पूरी कमेटी के सभी सदस्य सन 1949 की क्रांति के बाद जन्मे हैं, यानी चीन की सत्ता पहली बार नई पीढ़ी के लोगों के हाथों में आई है। नए सदस्यों में उप प्रधानमंत्री वांग जियांग को चीन का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रीमियर नियुक्त किया गया है। जंग को चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व दिया गया है। इनके अलावा जाओ लीज पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई का नेतृत्व करेंगे। ली जंशु और वांग हनिंग को समिति का सदस्य बनाया गया है। सदस्यों की नियुक्ति से साफ हो गया है कि पार्टी अपनी पुरानी परंपरा से हट गई है और अगले नेतृत्व के लिए फिलहाल किसी को तैयार नहीं कर रही है। देश के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार उनके आत्मविश्वास और उनके गौरव को कायम रखेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और विकास हितों को कायम रखने में दृढ़ होंगे। इससे पहले पार्टी ने शी जिनपिंग की विचारधारा को पार्टी के संविधान में शामिल किया। इसे शी जिनपिंग थॉट कहा जा रहा है। पार्टी के इस कदम से जिनपिंग हाल के दशकों में चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए हैं। साथ ही शी को चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता और संस्थापक माओ से-तुंग के बराबर दर्जा मिल गया है। अब शी जिनपिंग के विचार देश के स्कूलों, मीडिया और सरकारी संस्थानों में प्रचारित किए जाएंगे। चीन को महान बनाना इन विचारों का प्रमुख संदेश है। इसके तहत सेना को तैयार करना, घरेलू नियंत्रण मजबूत करना और वैश्विक मामलों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ाना शामिल है। पार्टी ने इस नए युग को आधुनिक चीन का तीसरा अध्याय कहा है। पहला अध्याय माओ का था, जो आधुनिक चीन के संस्थापक थे। दूसरा चरण देंग जियाओपिंग का माना जाता है, जिनके राज में चीन और एकजुट हुआ। जिनपिंग को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा जब तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के नियमों पर कोई आंच न आए। मध्यावधि चुनावों में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की बड़ी जीत के बाद अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जापान संविधान के अनुच्छेद 9 में बदलाव करेगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जापान सेना नहीं रखेगा और न ही किसी विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करेगा। बाहरी ताकतों से उसकी हिफाजत अमेरिका की जिम्मेदारी है। लेकिन उत्तर कोरिया के तीखे तेवरों से जापान ने इस बहस को हवा दी है कि ऐसे अनुच्छेद में बदलाव किया जाए। पूर्ण बहुमत के बावजूद मध्यवर्ती चुनाव प्रचारों में उत्तर कोरिया को सबक सिखाने और संविधान की अनुच्छेद 9 का बार बार जिक्र। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की ये रणनीति सफल भी रही। उनके गठबंधन ने डाइट यानी संसद के निचले सदन में 2/3 बहुमत के साथ वापसी की। आखिर ये अनुच्छेद 9 है क्या, जिसमें बदलाव की आबे बात करते रहे हैं। जापान को दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में गिना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जापान कभी भी किसी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही वो न तो कोई सेना रखेगा और न ही सैनिक साजो सामान बनाएगा। लेकिन हाल के दिनों में परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया द्वारा जापान की ओर दागी गई मिसाइलें और चीन की आक्रामक नीतियों ने आबे को संवैधानिक शांतिवाद की 6 दशक पुरानी सीमा को दृढ़तापूर्वक लांघने को आतुर कर दिया है। यही वजह है कि वो लगातार जापान का रक्षा बजट बढ़ाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि फिलहाल वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। इस आम चुनाव के परिणामों में संविधान में बदलाव के लिए जनता की राय का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। जापान ने जब ये शांति संविधान अपनाया था, तब अमेरिका ने बाहरी ताकतों से उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी ली थी। वैसे अमेरिका करीब हर मामले में जापान के साथ ही खड़ा रहा है। ताजा मामले में उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगवाए। यहाँ तक कि चीन ने उत्तर कोरिया से कोयला खरीदने से भी मना कर दिया। जानकार मानते हैं कि बावजूद इसके ट्रंप की बयानबाजियों ने जापान को नुकसान पहुंचाया है।
इसीलिए जापान अमेरिकी छतरी से बाहर अपनी स्वयं की सैन्य छतरी तैयार करना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। जापान की एक बड़ी आबादी और लगभग सभी मानवाधिकार संस्थाएं इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हैं। इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम 53.68 ही रहा है। यही वजह है कि आभे भी संविधान में बदलाव के लिए फिलहाल खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब दक्षिण कोरिया की सरजमी से अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने उत्तर कोरिया को चेताते हुए कहा है कि अमेरिका या उसके सहयोगी देशों पर संभावित उत्तर कोरियाई परमाणु हमले का व्यापक स्तर पर सैन्य कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया किसी भी तरह के हमले की गलती ना करे, उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में उप प्रधानमंत्री बारनाबी जॉयस की नागरिकता पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल जॉयस के पास न्यूजीलैंड की नागरिकता है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में जॉयस और 4 अन्य नेताओं को संसद के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत के इस फैसले से प्रधानमंत्री टर्नबुल की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि उनकी सरकार महज 1 वोट से ही बहुमत में थी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अदालत यानी हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाले फैसले में उप प्रधानमंत्री बारनाबी जॉयस को संसद के लिए अयोग्य करार दिया। अदालत के इस फैसले से प्रधानमंत्री टर्नबुल की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उनकी सरकार महज 1 वोट से बहुमत में थी। इसके अलावा विपक्ष के 3 सांसद भी इस फैसले के घेरे में आ गए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 44 के मुताबिक दूसरे देश की नागरिकता वाला व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। बस इसी के चलते मामला उलझ गया। पहला मामला जुलाई में आया, जब न्यूजीलैंड की नागरिकता रखने के कारण ग्रीन्स पार्टी के स्कॉट लडलैम ने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल ये शुरुआत थी हमाम का दरवाजा खुलने की। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी इसकी चपेट में आता गया। 14 अगस्त को सबसे बड़ा खुलासा हुआ जब उप प्रधानमंत्री बारनाबी जॉयस के बारे में पता चला कि उनके पिता न्यूजीलैंड के थे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुसांस्कृतिक देश है। 2016 की जनसंख्या बताती है कि देश के लगभग आधे लोग 49% ऐसे हैं जो खुद विदेश में जन्मे हैं या फिर उनके माता या पिता में से कोई एक विदेश में जन्मा है। बारनाबी जॉयस के पिता जेम्स माइकल जॉयस 1947 में न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए थे और उस वक्त के नियम के मुताबिक वे ब्रिटिश नागरिक थे। लेकिन 2 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता लेना जरूरी बना दिया गया और जो लोग पहले से रह रहे थे वे वैसे ही रहते चले गए और इस तरह जेम्स जॉयस न्यूजीलैंड के नागरिक होते हुए भी ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे माने गए। 1967 में पैदा हुआ उनका बेटा बारनाबी भी न्यूजीलैंड का नागरिक हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड का नियम है कि 1949 से 1978 के बीच न्यूजीलैंड के बाहर जन्मे उनके नागरिकों के बच्चे अपने आप न्यूजीलैंड के नागरिक माने जाएंगे। संविधान की यह धारा 1890 में जोड़ी गई थी। तब इक्का दुक्का ऐसे मामले सामने आते थे। इस धारा को लेकर कई बार चिंताएं जताई गईं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर जब गाज गिरने लगी है तो उम्मीद है कि इसमें शायद बदलाव किया जाए। इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति मसूद बारजानी ने घुटने टेकते हुए कुर्द जनमत संग्रह के परिणाम स्थगित करने और केंद्र सरकार से युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। कुर्द और इराकियों के बीच 16 अक्टूबर 2017 से हमले और संघर्ष जारी है। कुर्दिस्तान की सरकार ने कहा है कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। पनामा पेपर केस में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद जज ने शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। जज ने शरीफ के वकील की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें शरीफ को कोर्ट में पेशी को लेकर छूट देने की मांग की गई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के बाहरी इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को आग लगने से 47 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक फैक्ट्री में आग के दौरान 2 तेज धमाके भी हुए। अमेरिका की वीजा नीति लगातार कठोर होती जा रही है। अमेरिका ने H-1B और L-1 जैसे गैर अप्रवासी वीजा के रिन्यूअल को और कठिन बना दिया है। उसने अप्रवासी वीजा को लेकर अपनी 13 साल पुरानी नीति रद्द कर दी है और अब वीजा के आवेदन करने वालों को अपनी योग्यता खुद साबित करनी होगी। पहले यह जिम्मेदारी फेडरल एजेंसी की होती थी। H-1B वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को अपने यहां रख सकती हैं। ये कंपनियां इसके तहत हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करती हैं।
अमेरिका ने H-1B और L-1 जैसे गैर आप्रवासी वीजा के नवीनीकरण को और कठिन बना दिया है। अपनी 13 वर्ष पुरानी नीति को रद्द करते हुए अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS ने कहा है कि अब वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपनी योग्यता खुद साबित करनी होगी। 23 अप्रैल 2004 को आए पिछले मेमोरेंडम में पहले ये जिम्मेदारी फेडरल एजेंसी की होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुरानी नीति के अनुसार एक बार कार्य वीजा की अनुमति मिल जाने के बाद व्यक्ति को वीजा की अवधि बढ़वाने में कोई मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन अब नई नीति के मुताबिक हर बार विस्तार के दौरान उन्हें संघीय अधिकारियों के सामने प्रमाणित करना होगा कि वे अब भी इस वीजा के लिए पात्र हैं जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। दरअसल H-1B वीजा एक अप्रवासी वीजा है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को अपने यहाँ रख सकती हैं। H-1B वीजा की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। अमेरिका में H-1B वीजा 65,000 वीजा विदेशी कर्मचारियों के लिए और 20,000 वीजा वहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों को दिया जाता है। छात्र के विषय विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स होने चाहिए। हर साल 1 अप्रैल को H-1B वीजे के लिए आवेदन किया जाता है। हफ्ते भर के भीतर ही करीब 3 लाख आवेदन मिल जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर से रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। इसे लॉटरी सिस्टम कहते हैं। इस वीजा पर अमेरिका में 3 साल तक नौकरी की जा सकती है। हालांकि इसे बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है। L-1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा है। आमतौर पर कार्यकारी प्रबंधक विशेषज्ञ जिन्हें अमेरिका भेजा जा रहा है वो इस वीजा को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से संबंधित करीब 3,000 फाइलों को सार्वजनिक करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सेना और खुफिया संगठनों की कार्रवाई से संबंधित कुछ फाइलों को सार्वजनिक करने पर रोक जारी रहेगी। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की 22 नवंबर 1963 को हुई हत्या की जांच से संबंधित 2,891 फाइलों को सार्वजनिक करने की अनुमति दी है। केन्या में गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 35% से भी कम मतदान हुआ। अगस्त में हुए चुनाव में 80% मतदान हुआ था। मतदान के दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। हिंसा के कारण कुछ इलाकों में चुनाव रोक दिया गया। कम मतदान के पीछे मुख्य विपक्षी नेता रायला ओडिंगा के चुनाव बहिष्कार को जिम्मेदार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में हुए राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को खारिज करते हुए 60 दिन के भीतर दोबारा चुनाव कराने को कहा था। रूढ़िवादी पहचान रखने वाले देश सऊदी अरब में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वहां के शक्तिशाली शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने संकल्प जताया है कि सऊदी अरब एक उदार इस्लाम वाला देश बनेगा और इसी का नतीजा है कि अब सऊदी अरब ने धातु के टुकड़ों और तारों से बनी पहली इंसानी मशीन यानी रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता देकर सबको हैरान कर दिया है। बेहद रूढ़िवादी पहचान रखने वाला देश सऊदी अरब अब इससे बाहर आएगा। देश में उदार और खुले इस्लाम के पालन का संकल्प जताया है वहां के शक्तिशाली शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने। उन्होंने रियाद में एक आर्थिक मंच पर कहा कि हम उस तरफ लौट रहे हैं जो हम पहले थे। बिन सलमान की उदार सोच का ही नतीजा है कि लंबे समय से ड्राइविंग के लिए जद्दोजहद कर रही सऊदी महिलाओं को यह हक मिल पाया। अब सऊदी अरब ने धातु के टुकड़ों और तारों से बनी पहली इंसानी मशीन को अपने देश की नागरिकता देकर सबको हैरान कर दिया है। ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया पहली ऐसी इंसानी मशीन बन गई है जिसे किसी देश ने अपनी नागरिकता दी है। सऊदी अमेरिकी पब्लिक रिलेशन अफेयर्स कमेटी ने अपने आधिकारिक ट्वीट पर इसकी घोषणा की है। सऊदी अरब के सांस्कृतिक और सूचना मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ने इसे एक ऐतिहासिक घटना बताई है और लोगों से अपील की है कि वो नई सऊदी नागरिक का स्वागत करें। रोबोट सोफिया इंसानों के बीच उन्हीं की तरह रहने के लिए बनाई गई है। ये रोबोट चेहरे पर आने वाले भाव पहचानने और किसी के साथ सामान्य बातचीत करने के लिए जानी जाती है। ये कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देने के लिए भी जानी जाती है। रोबोट सोफिया को डेविड हैंसन ने बनाया है, जो हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक हैं और पहले डिज्नी के लिए काम कर चुके हैं। सोफिया को हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखने वाला बनाया गया है। सोफिया ने उसी सम्मेलन में हिस्सा लिया जहां बिन सलमान ने देश को उदारवाद की तरफ ले जाने का संकल्प लिया।
यूरोप की महिलाओं ने यौन शोषण के खिलाफ एक अनोखे अभियान की शुरुआत की है जिसने जोर पकड़ लिया है। अभिनेत्री एलिसा मिलाने ने ट्विटर पर मी टू अभियान की शुरुआत की थी। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर मी टू यानी मैं भी के नाम से यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं के दर्द को बयां करने का शुरू हुआ ये सिलसिला अब संसद की मेज तक जा पहुंचा है। दुनिया भर की लाखों महिलाओं ने इसके जरिए अपना दर्द बयां किया। Me too. मैं भी यूरोप की हजारों महिलाओं की तरह यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। भरी संसद के सामने ये इकरार है। जिस दर्द को इज्जत के नाम पर बरसों से उलझनों के जाल में छुपा कर रखा था, आखिरकार उसे दुनिया के सामने बयां कर ही दिया। यूरोपीय संघ की सांसद टेरी रेंटके को दरिंदगी के खिलाफ जुबान खोलने का हौसला मिला सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे ऐसे दर्द, पीड़ा और व्यथा बयान करने के अभियान मी टू से। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर #MeToo यानी मैं भी के नाम यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं के दर्द को बयान करने से शुरू हुआ ये सिलसिला अब संसद की मेज तक पहुंच गया। दरअसल यूरोपीय संघ के कई संस्थानों पर भी यौन उत्पीड़न से निपटने में कोताही बरतने का आरोप लगता रहा है। लिहाजा EU संसद को भी इस पर चर्चा करानी पड़ी, जहां कई महिला सांसदों ने अपनी आपबीती सुनाई। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। सम्मान और गरिमा की इस संस्कृति को धत्ता बताते हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद अभिनेत्री एलिसा मिलाने ने ट्विटर पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम शुरू की। मिलाने ने ट्विटर पर लिखा, अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो आप इस ट्वीट के जवाब में मी टू लिखिए। अगली सुबह तक उनके पास 53,000 जवाब आ चुके थे। उसके बाद से दुनिया भर की लाखों महिलाएं इस अभियान में मी टू लिखकर शामिल हुई हैं और ट्विटर के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला फेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंच चुका है। जिस तेजी से ये अभियान आगे बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि दुनिया की हर महिला ने इस तकलीफ का कभी ना कभी सामना जरूर किया है। महिलाएं अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा भी दे रही हैं, जिनमें बलात्कार से लेकर दुर्व्यवहार और इस तरह की तमाम हरकतें हैं। पहले 48 घंटे में ही इस हैशटैग को 10 लाख से ज्यादा बार ट्वीट किया गया। कुछ ने सिर्फ मी टू लिखकर बिना किसी ब्यौरे के छोड़ दिया, तो कुछ पुरुषों ने भी आई हैव लिखा। इनमें लाखों कहानियां ऐसी हैं जिनका पहली बार जिक्र हुआ है, कम से कम सार्वजनिक रूप से। 2014 में भी इस तरह का एक सोशल मीडिया ट्रेंड सामने आया था, यस ऑल विमेन, जिसमें महिलाओं ने यौन शोषण से जुड़े अनुभव बांटे थे। उस वक्त ट्विटर के यूजर कम थे, तब भी करीब 4 दिनों में इस हैशटैग को 12 लाख बार इस्तेमाल किया गया। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मैक्सिको में आयोजित डे ऑफ डेड परेड के कुछ रोचक दृश्यों के साथ। आप लीजिए इन दृश्यों का मजा और हमें और हमारी खबर दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।